अब आप मेरे पे पर्चा कर रहे हैं कि जी आसिम मुनीर साहब की शान में इन्होंने गुस्ताखी की। क्या गुस्ताखी की मैंने यही पूछा ना भाई कि हमारा हक बनता है कि हमें ऐसा आर्मी चीफ मिले जो हमें हमारे मुल्क को अमन दे सके। तो जब मैं आपके नाम पे जेल में जाऊंगी तो मैं आपके कसीदे नहीं पढ़ूंगी। आप मेरे से ये उम्मीद ना रखें कि मैं मेरी जिंद मेरी जान करके नाचती फिरूंगी। कैसी नौकरी है जो आपको ना बच्चे की ना बूढ़े की ना औरत की तमीज रहने देती है आपकी। आपको इतनी हया नहीं रहने देती कि आप अपने कानून के दायरे में रह के काम करें। एक बार यूनिफॉर्म फाड़ दी है, हमें गालियां निकाल दी। तुम लोगों ने इतने कच्चे यूनिफॉर्म पहने क्यों है जिनको औरतें ही फाड़ देती हैं। मतलब तुम लोगों ने क्या बनने पहनी हुई है कि यूनिफॉर्म पहना हुआ है जो औरतें खींचती हैं और फाड़ देती हैं तुम लोगों का माशाल्लाह। तो फिर कोई किसी एक कह लो कि जी कुछ लोगों उनके पास कोई अपनी तरफ से वो रीजन तैयार रखते हैं। ये एक बंदे की जाती लड़ाई बुगस के तौर पे है। अब आप देखें ये कितना लेम है कि आप कहें कि जी बुशरा बीबी की क्योंकि मैंने करप्शन के बारे में बात करनी थी जी मैं इसलिए मिलना चाहता था। आपको एक औरत की सो कॉल्ड करप्शन की इतनी फिक्र थी कि आपने सारे सबसे बड़े डाकू चोर मुल्क पे मुसल्लत कर दिए। आप ये कहना चाहते हैं कि आप इतने अगेंस्ट थे करप्शन के कि आपने पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चोर था डाकू खानदान थे सारे वो आपने एक औरत और एक बंदे के बुक्स में हम पे मुसल्लत कर दिए क्योंकि उस एक बंदी ने आपसे मुलाकात नहीं की और इस एक बंदे ने आपसे बात नहीं की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौराब पर किताब से मुखातिब है। चंद घंटे बाकी हैं और उसके बाद पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट होगा। एक का बड़ी उभरती हुई पाकिस्तान की ज़ाहिर है पंजाब से पॉलिटिशियन सनम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सनम साहब वेरी मच वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? प्रोटेस्ट की तरफ आते हैं, थैंक यू। लेकिन पहले मुझे ये बताएं, आपने ट्विटर के ऊपर जाकर लिखा हुआ है से नो टू डिक्टेटरशिप, समझ आता है, लेकिन उसके बाद आप लिख रही हैं से नो टू प्लास्टिक। ये क्या है? भाई ये तो पूरी दुनिया कह रही है आपको। सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जिन्होंने खुशी खुशी प्लास्टिक जो है वो अब एक सूबे पर मुसल्लत की है। वरना तो पूरी दुनिया आपको कह रही है से नो टू प्लास्टिक ना। तो मैंने वही मैसेज दिया है बस। आपको पता है मैं तो अपने ट्वीट्स में कभी कुछ लिखती ही नहीं हूँ। प्लास्टिक यू मीन कि क्लाइमेट को जिस तरह से मुतासिर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल वही जो बहुत नुकसानदेह है जो हमारे स्पेशली पंजाब के सूबे के लिए जो प्लास्टिक का इतना वहां पे इस्तेमाल चल रहा है ना। जगह जगह प्लास्टिक की जो पिक्चर्स एंड बैनर्स ये सब कुछ लगे हुए हैं वो बहुत नुकसानदेह है। अच्छा, फिर लिखा आपने से नो टू डिक्टेटरशिप। अच्छा, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप नहीं है, बल्कि स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि आसिम लॉ है। आसिम लॉ बिल्कुल क्या है। है सनम जावेद? बिल्कुल है। देखिए अगर किसी मुल्क में आपको अपनी मर्जी की बात कहने की इजाजत नहीं है, आपको अपनी मर्जी से एक लीडर चुनने की इजाजत नहीं है, आप पे हर दूसरे दिन तौहीन का एक पर्चा होता है। आप ना अपने आर्मी चीफ का नाम ले सकते हैं, ना आप वजीर आजम का नाम ले सकते हैं, ना वजीर आला का नाम ले सकते हैं। मतलब अभी हमारे वो हालात हैं कि हम किसी का नाम लेके भी तनकीद ही नहीं कर सकते। ये सब के सब क्या ये सारे एमएनए एमपीए क्या आपका प्राइम मिनिस्टर क्या सीएम क्या जजेस क्या पुलिस क्या फौज सब आवाम के टैक्स के रखे हुए मुलाजिम है ना जी। आवाम अपने पैसों से टैक्स पे कर रही है इनकी तनख्वाहों के लिए। मगर इनकी इज्जतें इनकी शानें इतनी बड़ी हैं कि ये कहते हैं हम आप हमारे लिए बात नहीं कर सकते। तो जमहूरी मुल्क में किसी जमहूरी दुनिया के मुल्क में आप मुझे बता दें जहां ये होता हो कि कोई आपने सियासी एक्टिविटी करनी हो और आप पे दहशतगर्दी का पर्चा हो जाए। ये मार्शल लॉ में होता है हमेशा से। जब भी मार्शल लॉ मुल्क में लगते हैं ना तो तब आपको किसी सियासी एक्टिविटी की इजाजत नहीं होती। पर प्रॉब्लम सीधा कि अभी हमारे मुल्क में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा हुआ है ना। आपके सामने बताना भी नहीं है कि जी मार्शल लॉ लगा हुआ है। जमहूरियत जमहूरियत करना है मगर हर सियासी वर्कर पे आप देख लें आप पर्चे हैं। अभी तो नया ट्रेंड निकाला चोरियों के और डकैतियों के पर्चे करके अंदर कर रहे हैं। सनम जावेद, 9 मई के हवाले से आपका फैसला कल आना है या आज जाना है? देखें जी आज या कल किसी दिन भी आ जाएगा। सजाएं तो पहले ही पता ही है सबको। इतवार बाजार लगा हुआ है सजाओं का 10 साल 10 साल। सबको किसका कितना रोल था कितना नहीं उस तरह तो वो काम कर ही नहीं रहे हैं। उनके मुताबिक एक साजिश तैयार हुई जिसको करने वाले कुछ लोग थे। उनको भी उतनी सजाएं हैं। जो लोग एक्टिविस्ट थे उनकी भी वही सजाएं हैं। जो बेचारे राहगीर थे उनकी भी वही सजाएं हैं। जो वर्कर था उनकी भी वही सजाएं हैं। तो तो काम तो इस तरह हो रहा है। यू आर वेरी होपफुल कि आपको बाइज्जत बरी किया जाएगा। मुझे तो वो 500 साल सजा दे अगर उनका बस चले तो। बाइज्जत देखिए अगर इंसाफ हो रहा था अगर अदालतों में जजेस इंसाफ पे फैसले कर रहे होते अगर ये 26वीं आईनी तरमीम वाले जजेस नहीं होते तो हम उम्मीद रख सकते थे। अभी तो व्हाट्सएप पे फैसले हो रहे हैं जी। जजेस में तो इतनी भी वो जरूरत नहीं होती कि अगर वो फैसला सुनाए तो आंखों में आंखें डाल के देके फैसला दे सकें। वो तो सर झुका के फैसला बस पढ़ के चले जाते हैं वहां से नजर ही नहीं आते उसके बाद। अगर आपको सजा सुना दी जाती है, 10 सालों की सजा होती है, तो आप गिरफ्तारी देंगी एक दफा फिर से, या आप हाइडिंग में चली जाएंगी? आप क्या करेंगी? नहीं गिरफ्तारी देने का तो तब फायदा हो ना अगर गिरफ्तारी दे के आप देखिए हमारा इस वक्त जो हाल है बोलते रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आवाज उठाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे हम पे सबसे ज्यादा ज्यादती और जुल्म यही है सबसे बड़ा कि आप हमारे सिर्फ बोलने पे भी तकलीफ है। आप सिर्फ बात भी नहीं कर सकते।
कुछ करना तो कोई और दूर की बात है। जो बोलते लोग हैं, सोच देखें जिस तरह ये पीका एक्ट बनाया गया है, जिस तरह जर्नलिस्ट को भी, आम लोगों को भी इस एक्ट में डाल के उठाया जाता है सिर्फ बात करने पे। हमारा तो उससे तो हमें अंदाजा है, हमारा बात करना ही बड़ा जरूरी है, हमारा तो बात करने का ही बड़ा भार है। तो हम जो बाहर रह के बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो इनके शौक पूरे करने के लिए गिरफ्तारी क्यों देंगे? इंसाफ के लिए देखेंगे जी, हाईकोर्ट जाएंगे, वहां आगे अपील करेंगे, गिरफ्तारी किस बात के लिए देंगे? ये अब वैसे 2 ढाई सालों के बाद या इतने लंबे टाइम के बाद, 9 मई के बाद, अब ये सजाएं दिलवाई क्यों जा रही हैं? आपको क्या समझ आई? ये क्या इसके पीछे क्या सोच है? देखिए सजाएं, और बिल्कुल ये जिस तरह पैनिक करते हैं ना कि देखिए 5 अगस्त से बिल्कुल पहले पहले आप आधो के वारंट निकाल दें, आधो को सजाएं दे दें, फिर उनको नाहल करके असेंबलियों से निकालें। बेसिकली तो ये सारी कोशिश की जा रही है ना कि हमें ऑपोजिशन के तौर पे भी हटाया जा सके, और हमारी जो एक फ्रेंडली ऑपोजिशन लेके आई जा सके, जिसके लिए फिर ये जब 26वीं 27वीं 28वीं ऐसी किस्म की तरमीमें करनी हो तो इनको परेशानी ना उठानी पड़े बेचारों को ना। फिर उनको अपनी वीगो डाले लेके फिरना पड़ता है एमपी एमएनओ के पीछे, फिर उनको उठाना पड़ता है, तो ये ना करना पड़े, फ्रेंडली फ्रेंडली सारा कुछ हो जाए। दूसरा ये कि जिस तरह ये ट्रायल चल रहे हैं, आप अगर सुने तो आप हैरान रह जाए। एक गवाह जो बोल रहा है कि जी मैं टेबल के नीचे घुस के मैंने सुनी सारी, कि ये बंदा भी यहाँ था, ये बंदा भी यहाँ था, ये बंदा भी वहां था, और फिर वो बंदा साबित कर दे कि भाई मैं तो कराची में था, आप उसको बरी कर दें। एक बंदा झूठा साबित होकर उसने झूठी गवाही दी, और उसी बंदे की, झूठे बंदे की गवाही पे आप बाकियों को 10-10 साल की सजा दे दें। मतलब कोई शर्म नहीं है इन लोगों में, इन्होंने बिल्कुल कोई लिहाज शर्म हर चीज खत्म की हुई है। ये इस तरह के फैसले कर रहे हैं जजेस कि आप शॉक्ड हो जाते हैं देख के। हमारा मेरा पॉलीग्राफिक हुआ 3 दफा, 2-3 दफा, और बोला कि जी अगर आपने किसी एक भी सवाल का गलत जवाब दिया ना, मतलब आप झूठे हैं। मतलब अगर आपने आपसे 10 सवाल किए, 10 में से अगर आपने एक भी सवाल गलत दिया तो इसका मतलब आप झूठे हैं। तो एक गवाह जो 4 बंदों के लिए झूठा है, वो 4 के लिए सच्चा कैसे हो गया? वो तो झूठा है ना, झूठी गवाही दे रहा है वो। एक ने तो साबित कर दिया वो था ही नहीं वहां पे, जिसके लिए वो कह रहा है मैं ऐनी शाहिद हूं, मैंने देखा है, इसका मतलब है वो झूठा बंदा है। तो उसकी गवाही पे आपने बाकियों को 10-10 साल की सजा किस तरह दी है? आपका जो पॉलीग्राफिक हुआ, उसमें किस सवाल के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस किया जा रहा था? बस उनको लगता है कि जी मैं कोई सोशल मीडिया चला रही हूँ, एक बहुत बड़ा कोई मेरा पूरा एक नेटवर्क है जिसमें पता नहीं कितने के मेरे पास अकाउंट हैं, जितने मेरे पास डिवाइसेस हैं। तो मैंने जज को बोला, मैंने बोला ये जब मुझे अरेस्ट करते हैं, मेरे रिमांड मांगते हैं बार बार, तो डिवाइसेस मांगते हैं, यूएसबियां दें, फोन दें, अकाउंट्स दें, ऑर्डर में लिख के दें कि भाई पॉलीग्राफी कराएं। आप मेरे से पूछे सवाल, मुझे एतराज नहीं है, आप पूछे मेरे से कि मैं किसी टीम की मेंबर थी, मैं किसी ग्रुप की मेंबर थी, मेरे पास कोई डिवाइसेस थी, कोई अकाउंट थे, आप लिख के दें। फिर कल को ये शिकवा ना करें कि हम फिर रिमांड लेने आ रहे हैं कि जी कुछ सवालों के जवाब सही से नहीं पूछे हमने। वो हम पॉलीग्राफी कराने गए तो वहां पता चला, उन बीबी को मैं कहूंगी ये तो सवाल ही आप मुझसे इरेलेवेंट से पूछ रही हैं, उन्होंने मेरी जान खाई हुई है कि मोबाइल और थे कि नहीं आप पूछे। तो उन्होंने कहा कि जी ये तो तरीका ही नहीं होता, हम तो इस तरह सवाल कर ही नहीं सकते। एफआईआर में आप नॉमिनेट नहीं है, हमने तो एफआईआर देख के अपने सवाल तैयार करने हैं ना। आप नॉमिनेट ही नहीं, पता नहीं आपको किसी की ततीमी, पता नहीं तरमी उसके बयान पे उठाया हुआ है। तो हम तो आपसे इसी सवाल पूछ सकते हैं ना, आपका कोई नाम है ना, आपका कोई किरदार है, इसमें हम क्या करें? हम कैसे, आपके डिवाइस का, मोबाइल का जिक्र ही नहीं है एफआईआर में, तो हम आपसे कैसे सवाल पूछे? ऐसी तो एफआईआर हुई नहीं है जिन पे लोगों को टारगेट करके पकड़ा हुआ है और 10-10 साल की सजाएं करवा रहे हैं। सर जावेद, अब कल 5 तारीख है और जाहिर है एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, मुजाहरे होने हैं। सबकी नजरें पंजाब के ऊपर होंगी, सबकी नजरें लाहौर के ऊपर होंगी। लाहौर पंजाब फैसला करेगा। लेकिन सनम अगर खुद खबर पख्तूनख्वा में है तो फिर पंजाब में, लाहौर में कौन मूवमेंट चलाएगा, कौन बाहर निकलेगा, कौन चैलेंज करेगा इस सारी फैशिज्म को? देखिए मैं तो पंजाब में, मैं हर हर शहर में, हर इलाके में गई हूँ पंजाब के कैंपेन करने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि जो जिन लोगों को भी हमारे सजाएं हुई हैं, उनकी इस वक्त गिरफ्तारी देना कोई अक्लमंदी तो नहीं है ना, या जिनकी आजकल में जो सजाएं होने वाली हैं उनकी भी गिरफ्तारी देना कोई समझदारी नहीं है। क्योंकि ये ऐसा निजाम है, हमारे जो गुजरांवाला वाले में लोगों में सजाएं हुई हैं 5-5 साल की, 1 साल से उनकी अपीलें हाईकोर्ट में लगी हुई हैं, मगर हाईकोर्ट उनकी अपील नहीं लगा रहा। ये उनका हक है कि उनकी अपील सुनी जाए, मगर वो हाईकोर्ट में 1 साल से नहीं लग रही है, ऐसे जजेस बिठाए हुए हैं। तो ये गिरफ्तारी दे देना, देखिए हमारे लिए तो दोनों तरफ मुश्किल हो जाती है ना। हम गिरफ्तारी देंगे तो वो बोलेंगे कि जी ये शौकिया गिरफ्तार होने आ गए हैं, तो हम दोनों साइड से फंस जाते हैं। क्या अभी पंजाब में रहकर तो गिरफ्तारी आपकी पक्की है ना, तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो हम एहतजाज में शामिल हो या तो हम गिरफ्तार हो। तो मेरे ख्याल से बेहतर यह है कि आप एहतजाज में शामिल हो, चाहे आप जहां से भी हो सकें। और पंजाब फिर निकलेगा कैसे? पंजाब इम्पैक्ट कैसे डालेगा? देखिए, मसला मसला सनम जावेद पंजाब का, जी। कंट्रोल पंजाब के ऊपर है। और पंजाब के ऊपर आप लोगों के ऊपर बैन लगा हुआ है। आप लोगों के जो ऊपर जो क्रॉस है वो पंजाब के ऊपर है कि पंजाब में इन्हें हमने हिलने नहीं देना। तो पंजाब फिर कैसे निकलेगा? पंजाब में मूवमेंट कैसे बनेगी? देखिए जो ओहदेदारान है ना, जिनकी, मुझे तो अभी तक ये पंजाब का प्लान किसी ने नहीं बताया ना, मेरे से किसी ने डिस्कस किया है, लेकिन जो ओहदेदारान है, जिनकी ड्यूटीज हैं, जो तंजीमें हैं, जो जो भी ये लोग हैं, इनको, इन्होंने बहुत अच्छा प्लान बनाया हुआ है डिफरेंट जगहों से रैलीज निकालने का। हम वहां पे शुगर मेला लगाएंगे पंजाब पुलिस के साथ। बहरहाल पंजाब में भी काफी एक्टिविटीज होंगी जहां तक मुझे पता है।
देखिए अभी तो एक दिन की एक्टिविटी ही है। उस एक दिन की एक्टिविटी के बाद 14 अगस्त की दिन है ना, तो इस एहतजाज का जो है कल, उसके लिए गिरफ्तारियां दे देना मेरा नहीं ख्याल है कोई समझदारी है। आप अभी हम यही बल्कि अवेयरनेस हम कैंपेन ही चला रहे हैं कि आप मास्क लगा के निकलें, क्योंकि जिस तरह रेड्स हो रही हैं, फिर देखें ना वो शक्लें पहचान लेते हैं और घरों में घुसते हैं। तो भी आप मास्क लगा के निकलें, आप अपने मोबाइल घरों में छोड़ के निकलें, और जहां की भी आपको पंजाब में कॉल होगी आप उस जगह पहुंचे, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं और फिर सेफली वहां से निकलें, बजाय इसके कि आप गिरफ्तारी दें। पंजाब में अगेन सनम जावेद, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो गए हैं, पुलिस फिर से रेड कर रही है। ये जो वैसे आपकी एनालिसिस क्या है पंजाब पुलिस के ऊपर? देखिए मुझे ये चीज कभी समझ नहीं आई है कि अगर आप हमें आके मिले और बोलें कि जी हम तो बड़े माजरत ख्वाह हैं जी, देखिए हम तो बड़े गरीब मजबूर हैं, हमारी तो नौकरी का सवाल है, इसका मतलब है आपको अल्लाह पे तवक्कल ही नहीं है। अल्लाह ने आपको कहा है कि रिस्क का वादा उसका है। तो अगर आप आपका ये बहाना इतना इतना कच्चा है, मुझे इनके घर की खवातीन पे हैरत है कि जब ये आपके मर्द घरों से निकलते हैं, आपकी माएं बहनें बेटियां आपको कहती नहीं है कि ये जो आपने यूनिफॉर्म पहना है, ये आपने किसी के सर से दुपट्टा खींचने के लिए नहीं पहना, या आपने आधी रात को किसी के घर की दीवार पे लांगने के लिए नहीं पहना। तो बेटा जब घर से जाओ तो मेरी तरबियत पे सवाल ना उठाना, या मुझे गाली ना पड़वाना कि तुम किसी की मुझे शर्मिंदा करो। मुझे तो इनकी माँ पे हैरत होती है कि आप सख्ती नहीं करती अपने बच्चों के साथ, कि आप उनको पूछती नहीं है कि भाई तुम जब घर से निकल रहे हो तो तुमने किसी की माँ बहन बेटी की तजलील तो नहीं की, तुमने उसको सड़कों पे खींचा तो नहीं, उसके बाल तो नहीं खींचे, उसके दुपट्टे तो नहीं खींचे। अगर आप अपने घरों में इनसे इनसे सवाल करना शुरू करेंगे, क्योंकि खुद से तो इनकी शर्में नहीं जाग रही है ना, खुद से तो इनकी गैरतें नहीं जाग रही हैं, वो तो बड़े आसानी से बहाना लगा देते हैं हमारी नौकरी है। ये कैसी नौकरी है जो आपको ना बच्चे की, ना बूढ़े की, ना औरत की तमीज रहने देती है? आपकी आपको इतनी हया नहीं रहने देती कि आप अपने कानून के दायरे में रह के काम करें, एक वारंट लेके जायज तरीके से जाए। आज आप देखें जो एफआईआर हुई हैं, लोगों को 3 तारीख को गिरफ्तार कर रहे हैं और उनपे 5 तारीख की एफआईआर करवाई हुई है। मुझे तो पता ही नहीं चला हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम अब टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। हम टाइम ट्रेवल करके आगे गए और आगे की एफआईआर करके हमने बंदे पहले पकड़ लिए हैं। आज कल और आज जो लोग पकड़े हैं उन पे 5 तारीख की एफआईआर की हुई है। मतलब सोचे कि फॉर्म 47 तो तैयार करके रखवाई थी इस हुकूमत ने, इन्होंने एफआईआर भी तैयार करके रखवाई हुई है सेम पैटर्न की। हमारी यूनिफॉर्म फाड़ दी है, हमें गालियां निकाल दी। तुम लोगों ने इतने कच्चे यूनिफॉर्म पहने क्यों है जिनको औरतें ही फाड़ देती हैं? मतलब तुम लोगों ने क्या बनैने पहनी हुई है कि यूनिफॉर्म पहना हुआ है जो औरतें खींचती हैं और फाड़ देती हैं तुम लोगों का? फिर तुम कैसे पुलिस वाले हो कि लोग औरतें तुमसे मोबाइल छीन के भाग जाती हैं? मतलब मेरे पे भी सेम यही पर्चा है कि मैं मोबाइल छीन के भाग गई। आज वाली जो खवातीन हमारी दो बिठाई हुई है उन पे भी यही पर्चा, मोबाइल छीन लिए। भाई तुम तो इतने नाजुक हो कि तुमसे खवातीन ही मोबाइल छीन जाती। तुम घरों में बैठो, तुम्हारा बाहर क्या काम है? तुम घर में रहो। वैसे ये जो आपने कहा कि कच्चा यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है, कि ये यूनिफॉर्म कम से कम मजबूत होना चाहिए, हाँ? हाँ मतलब क्या लॉन की कमीजें पहन के घूम रहे हो तुम लोग? लॉन की कमीज भी नहीं इतनी जल्दी फटती जितना तुम लोग यूनिफॉर्म का इल्जाम डाल देते हो। और चलो मर्दों पे तो समझ आती है कि जी हाथापाई हुई, कोई मर्द किसी ने यूनिफॉर्म खींचा, कोई एक आध बटन खुल गया। औरतों पे जो पर्चे करते हैं उसमें बोलते हैं हमारी वर्दियां फाड़ दी। और तुम्हारी वर्दियां थी कि बनैने थी जो औरतें फाड़ के निकल गई? कुछ तो शर्म करो। मतलब एफआईआर बनाते हुए कुछ तो हया ख्याल करो। सनम जावेद, व्हाट डू यू थिंक? आपने पंजाब में मूवमेंट चलाई है, मुख्तलिफ जगहों पर हमने आपकी वीडियोस देखी हैं। देखिए, आप जब बाहर निकलती है लोग गाड़ी के आगे पीछे तो जमा हो जाते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि इस दफा पंजाब कोई हिम्मत करेगा, कोई जान पकड़ेगा एक दफा फिर से एक प्रोटेस्ट की सूरत में या मुजाहिरों की सूरत? देखिए हम तो जिस जगह भी कैंपेन पे गए हैं, जिस शहर में भी, जिस इलाके में भी गए हैं, लोगों ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। क्योंकि जो हमारे हालात हैं इस वक्त, जो बिजली के बिल हैं, जो लोगों के से फीसेस नहीं दी जा रही, जो पेट्रोल की कीमत है, जो आम आदमी सफर कर रहा है ना इस वक्त महंगाई से, वो इतना शदीद तंग है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। उनको सिर्फ एक मौका चाहिए कि जी आप हमें बताएं हमने करना क्या है, हमने हमने किस तरह हम आपका साथ दे सकते हैं। तो हम उनको हमेशा कहते थे कि आपका इतना, आपकी सपोर्ट बहुत है कि आपने हमें 8 फरवरी को दिया। बस अब आप इस तरह करें कि जहां हमारा प्रोटेस्ट हो आपने वहां पे पहुंचना है। मगर मसला फिर वही है ना, जब आप लोगों के घरों में घुसेंगे, उनकी माएं बहनें बेटियां नहीं छोड़ेंगे, बच्चियों से बदतमीजियां करेंगे, छोटे छोटे बच्चों से बदतमीजियां करेंगे, तो लोगों में एक, आप इस तरह का एक डर जानबूझ के पैदा करते हैं ना ताकि वो घर से ना निकल सके। अगर आपको लगता है आप बिल्कुल जायज है, आपकी हुकूमत जायज है और कुछ चीज गलत नहीं हो रही, तो लोगों को अपनी राय का इजहार करने की इजाजत देना। ये कैसा जमहूरी मुल्क है? फिर आप कहते हैं मार्शल लॉ नहीं लगा। ये कैसा जमहूरी मुल्क है जहां लोगों को अपनी राय बताने का एहतराम नहीं है? आपको क्यों समझ नहीं आता कि लोग आपको अपनी मर्जी बताना चाहते हैं? जमहूर की एक राय है, उसकी इज्जत करें आप। आपको सिर्फ अपनी झूठी इज्जतों की पता है, उसकी फिक्र है आपको, लेकिन आपको एक आम आदमी की कोई इज्जत की परवाह नहीं है, उसके हकूक की आपको कोई परवाह नहीं है। सनम जावेद, मार्शल लॉ और आसिम लॉ में क्या फर्क है? देखिए मार्शल लॉ का में फर्क ये है कि जी एक मार्शल लॉ तो फिर कोई किसी एक कह लो कि जी कुछ लोगों उनके पास कोई अपनी तरफ से वो रीजन तैयार रखते हैं। ये एक बंदे की जाती
जाती लड़ाई बुग्स के तौर पे है। देखिए मैंने हमेशा ये बात कही है कि भी अगर आपको किसी की बात बुरी लगी भी, आप किसी से मुलाकात करना चाहते थे, आपको नहीं टाइम मिला। अब आप देखिए ये कितना लेम है कि आप कहें कि जी बुशरा बीबी की क्योंकि मैंने करप्शन के बारे में बात करनी थी जी, मैं इसलिए मिलना चाहता था। आपको एक औरत की सो कॉल्ड करप्शन की इतनी फिक्र थी कि आपने सारे सबसे बड़े डाकू चोर मुल्क पे मुसल्लत कर दिए। आप ये कहना चाहते हैं कि आप इतने अगेंस्ट थे करप्शन के कि आपने पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चोर था, डाकू खानदान थे सारे, वो आपने एक औरत और एक बंदे के बुक्स में हम पे मुसल्लत कर दिए क्योंकि उस एक बंदी ने आपसे मुलाकात नहीं की और इस एक बंदे ने आपसे बात नहीं की। देखिए ये जो जाति, जब आप बड़ी कुर्सियों पे बैठे होते हैं ना, तो आप अपनी जाति जाति या नाव की लड़ाइयां नहीं लड़ते होते, फिर आप बड़ा जर्फ रखते हैं, बड़ी हिम्मत, बड़ा हौसला रखते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ कि अगर आपके पास पावर है तो आप कहेंगे डंडे के जोर पे सारी अपनी मर्जी चलवाऊंगा? ये तो नहीं होता होता। आप बताएं किस, आप फिर ये देखिए सामने भी नहीं आते। अब आप मेरे पे पर्चा कर रहे हैं कि जी आसिम मुनीर साहब की शान में इन्होंने गुस्ताखी की। क्या गुस्ताखी की मैंने यही पूछा ना भाई कि हमारा हक बनता है कि हमें ऐसा आर्मी चीफ मिले जो हमें हमारे मुल्क को अमन दे सके। अमन मांगना इतना बड़ा जुर्म है इस मुल्क में? आपका और मेरा काम तो नहीं अमन कायम करना, आर्मी चीफ का काम है ना। उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने बॉर्डर संभालने हैं, उन्होंने स्मगलिंग बॉर्डर पे रोकनी है, उन्होंने दहशतगर्द बॉर्डर पे रोकने हैं। तो उनको उनका करने का काम नहीं कहूं तो किसको कहूं? इस पे भी एफआईआर होगी मेरे पे कि जी आपने हमें हमारा करने वाला काम क्यों कहा। तो मैंने तो कहा, मैंने कहा भी फिर हिम्मत किया करें, मुदई बन के सामने खड़े हुआ करें। आए कि जी हमें इतराज हो रहा है, हमें तनकीद से मसला हो रहा है। ये क्या बात हुई कि आपने अपने लेपालक बच्चे छोड़े हुए हैं जो आ जाते हैं कि जी मेरे रूहानी पापा की शान में गुस्ताखी हो गई तो हम एफआईआर कर रहे हैं। ना आता पता होता है ना कौन है कौन, ही एफआईआर करवा देते हैं वो। आप आके कम से कम बताए तो सही कि आपका लेना देना कोई नहीं है फिर इनसे, आपने नहीं छोड़े बेगे, फिर आप कहते हैं नफरतें बढ़ रही हैं। तो जब मैं आपके नाम पे जेल में जाऊंगी तो मैं आपके कसीदे नहीं पढ़ूंगी। आप मेरे से ये उम्मीद ना रखें कि मैं मेरी जिंद मेरी जान करके नाचती फिरूंगी, मैं ये नहीं कर सकूंगी ना। आपने मुझे गिरफ्तार करवाया होगा, मैं 2.25 महीने आपके आपके नाम पे जेल में बैठी होंगी आपकी वजह से, तो मैं आप पे तनकीद ही करूंगी ना। फिर मैं आपसे पूछूंगी कि अगर आपने ये नहीं कराया था आपने आगे बताया क्यों नहीं। देखिए हाईकोर्ट के, इन्होंने तौहीन अदालत का केस किया, हाईकोर्ट ने बोला हमारी इतनी बसली है, अगर हमें हमें कोई मसला लगेगा हम खुद बुला लेंगे। आप कौन है हमारे नाम पे गिरफ्तारियां करने वाले? तो आपने नहीं गिरफ्तारी कराई थी, आप बोलते हैं कि भाई हमारे को हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने नहीं कराई। कौन सी हमारी शान में गुस्ताखी? हम इंसान ही है, हम जमीन पे पैदा हुए हैं, हम कोई आसमान से नहीं उतरे, कौन सी हमारी गुस्ताखी? तो मतलब ये तरीके नहीं होते। और फिर आप उम्मीद रखते हैं लोगों से। देखिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई हमारे दिल की लड़ाई है। आपको कैसे समझ आएगी ये बात? क्या हमारे दिल को वो बंदा पसंद है ना, हमारे दिमाग में समझ आता है वो बंदा, हमें उसकी बातें समझ आती हैं। आपको वो लाख बुरा लगे, आपको उससे लाख इख्तलाफात हो, पर हमारे ये दिल का मसला है ना। तो आप दिल के मामलों पे आप बहस नहीं होती ना, वो मसले आप अपनी जो है ना, आप कहें कि जी हमारे पास रीजन भी 100 है, आप हमसे 100 वजह मांगेंगे कि क्या वजह है, वो 100 वजह भी हैं, पर आपको नहीं देते। हम आपको सिंपल कहते हैं कि हमारे दिल को पसंद है, हमारे दिल को अच्छा लगता है। आप हमारे दिल पे कैसे अपनी मर्जी चला सकते हैं कि जी आपको ये पसंद हो सकता है ये नहीं? हमारी मर्जी, हमें वो पसंद है तो हमें वही वजीर आजम चाहिए। हमारे वोट का हक हमें आइन ने दिया है ना, आप हमसे कैसे छीन सकते हैं? सर जावेद, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे कि इमरान खान साहब के बच्चे अगर पाकिस्तान आएंगे, जाहिर है उन्होंने वीजा अप्लाई किया हो, तो उनका क्या इस्तकबाल करेंगे आप लोग? देखिए बिल्कुल इस्तकबाल करेंगे। और उनके आने पे इतनी डिबेट क्या है? अगर यहाँ के सियासतदानों के बच्चे यहाँ का पैसा लूट के अपनी सारी जायदादें कारोबार बना सकते हैं, अयाशियां कर सकते हैं, तो वो बच्चे अपने बाप को मिलने क्यों नहीं आ सकते? वो तो यहाँ किसी जायदाद पे कब्जा करने नहीं आ रहे, वो किसी सरकारी खर्चे पे पलने के लिए नहीं आ रहे हैं, या सरकारी खजाने का जहाज बुक करके नहीं आ रहे हैं। पूरा पूरा खानदान सरकारी खजाने पे जहाज बुक करके दुनिया घूमता रहा है। जब जब भी किसी जगह किसी बिजनेस ट्रिप पे भी गए हैं या किसी ऑफिशियल ट्रिप पे भी गए हैं, अपना पूरा खानदान उठा के साथ लेकर गए हैं, क्या बच्चे बच्चियां चाचे मामे फूफे ताइयां सब। तो वो सरकारी खजाने पे नहीं आ रहे हैं, सरकारी खर्चे पे नहीं आ रहे हैं, अपनी माँ के खर्चे पे आएंगे, अपने बाप से मिलने आएंगे। आपको क्या मसला है उनके आने से? आप उनको वीजा जारी करें, आपको तो कोई डर है नहीं ना, आपको तो कोई डर नहीं है, तो आप वीजा जारी करें, वेलकम करना हमारा काम है।